अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पे, सातत्य समीकरण। इस पे बात करने से पहले हम लोग एक सिंपल सा डिस्कशन करते हैं कि जो ये लिक्विड होते हैं, जो द्रव होते हैं, उसमें बहाव कैसा होता है, वो किस प्रकार से चल सकते हैं, है ना। तो एक तो ये मान के चलिए कि द्रव में जो प्रवाह है वो दो स्थितियों पे बात कर सकते हैं आप। एक स्थिति कि जैसे इमेजिन करिए कि क्लासरूम से अगर आपको बाहर निकलना है और हम वहाँ खड़े हुए हैं, तो आप क्लासरूम से कैसे बाहर निकलते हैं? बिल्कुल लाइन से, एक बच्चा निकला, उसके पीछे दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और वो आप वैसे ही निकलते हैं जैसा आपके आगे वाला निकल रहा होता है ना। और एक कंडीशन ये ले लीजिए कि क्लास में कोई है नहीं और आपको कहीं जाना है, तो कैसे निकलते हो आप? रेंडम टाइप का, जिसकी जैसी मर्जी वो उस हिसाब से निकलता है। तो लिक्विड के साथ भी ये दो कंडीशन हो गए। एक जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से आप निकलेंगे, उसको हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलेंगे या स्टडी फ्लो कहते हैं। और दूसरा कंडीशन होता है जिसमें आप जैसा मर्जी वैसा घूमते फिरते, टहलते, मारते पीटते, ही हा हा हू करते निकल गए, वो हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो। मतलब द्रव में दो प्रकार के प्रवाह की बात करेंगे। धारा रेखी प्रवाह, इसको अपरिवर्ती प्रवाह भी कहते हैं, और दूसरा होता है विक्षुब्ध प्रवाह। इसके लिए एक स्थिति ये मानिए आप, कौन सी स्थिति मान लेते हैं कि मान लेते हैं आपके द्रव में इस तरीके का प्रवाह है। किस तरीके का प्रवाह है कि P से Q तक आपका लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है। यहाँ एक पॉइंट A है जहाँ वेलोसिटी VA है, B पे VB है और C पे VC है। मतलब कोई भी पार्टिकल जो यहाँ से निकलेगा, A से निकलेगा, उसका वेग इतना ही होगा, B के लिए इतना और C के लिए इतना। और सब के सब बिल्कुल इसी रास्ते को होकर के ऐसे निकलेंगे। मतलब जो यहाँ है वो यहीं से होकर के गुजरेगा, ये वाला इसके साथ एक्सचेंज नहीं कर रहा है। समझ में आया ना? इसका मतलब ये समझिए आप कि A से जो पार्टिकल जाएगा उसका वेलोसिटी कितना रहेगा? VA। जब वही B पे पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा? उसका VB हो जाएगा। और C के लिए वही C हो जाएगा, यानी कि VC हो जाएगा। तो समझने का बात क्या रहा कि ये VA, VB और VC में पॉइंट A, B और C पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है यही होगा। लेकिन ये मत बोलना कि सब के सब इक्वल नहीं है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक। इसका मतलब अगर ये कहूं मैं कि एक पार्टिकल P है, ये पार्टिकल P अगर इस रास्ते से होकर के Q पॉइंट तक जाएगा तो इसके बाद के जो पार्टिकल होंगे वो भी इसी तरीके से जाएंगे। तो इस प्रकार का जो प्रवाह होगा, इस प्रकार का जो प्रवाह होगा उसको धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। मतलब आपका लिक्विड इस तरीके से फ्लो करता हो कि किसी भी बिंदु से, कोई भी पॉइंट से गुजरने वाला पार्टिकल उसी मार्ग पर चलता है जिस मार्ग पर उससे आगे वाले पार्टिकल चल चुके होते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रवाह होगा, इस प्रकार का जो फ्लो होता है, उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। ठीक ठीक। और इसी केस को बदल दीजिए, इस तरीके का प्रवाह हो, टेढ़ा मेढ़ा प्रवाह हो, उल्टा सीधा प्रवाह हो, इस तरीके से अगर बह रहा होगा तो उसको हम लोग विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। जैसे भंवर बनते हैं ना, भंवर बनते हैं ना, एडी बनते हैं, अनियमित गति होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, तो इसको हम लोग विक्षुब्ध प्रवाह में लेते हैं, टर्बुलेंट फ्लो में लेते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर आपके लिक्विड का वेलोसिटी एक सर्टेन वेलोसिटी से कम है तो वो धारा रेखी होगा, और अगर इस वेलोसिटी से ज़्यादा है तो वो विक्षुब्ध हो जाता है। तो ये जो वेग है उसको क्रांतिक वेग कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। लिक्विड के लिए ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, और ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है
वो किस पे डिपेंड करता है? ईटा पे। ईटा मतलब जो लिक्विड है आपका उसके सरफेस टेंशन पे, दूसरा डेंसिटी पे, तीसरा डायमीटर पे। ये कुछ बातें हैं जिस पे क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करता है। किस किस पे डिपेंड करता है? ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डी डायमीटर ऑफ द ट्यूब, इस पे डिपेंड करेगा। और अगर इसको सिंपल करें तो ये के कांस्टेंट आ जाता है। इस के कांस्टेंट को रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। यहाँ ये जो के कांस्टेंट आया है इसको हम लोग रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। और इस नंबर की वैल्यू अगर 0 to 2000 आया, इस के की वैल्यू अगर 0 से लेकर के 2000 तक रहा तो आपका जो लिक्विड का प्रवाह है वो स्ट्रीमलाइन होगा। और अगर इस के की वैल्यू 2000 से 3000 के बीच रहा तो वो क्या हो जाएगा? अस्थायी होता है। ठीक, मतलब जो प्रवाह है वो धारा रेखी से विक्षुब्ध में परिवर्तित होता है। मतलब शुरू हो जाता है, यहां से यहां आना शुरू होता है, तो अनसर्टेन होता है, ये अस्थायी होता है। और तीसरा कंडीशन, अगर के का मान 3000 से ज्यादा रहा तो द्रव का प्रवाह निश्चित रूप से ये होता है। क्या क्या समझ में आया? एक धारा रेखी प्रवाह स्ट्रीमलाइन फ्लो, दूसरा टर्बुलेंट फ्लो। क्या होते हैं? तो इस टाइप का जो प्रवाह होगा जिससे किसी भी बिंदु से गुजरने वाला हर एक पार्टिकल उसी वेग से चलता है जिससे उसके पहले वाले पार्टिकल चल चुके होते हैं। और इसका जो वेग है, इसकी जो वेलोसिटी है, इस क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है। और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरीके से फ्लो करते हैं। उसी तरीके से इसमें आइए तो ये अनियमित गति करते हैं और क्रिटिकल वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, दो टर्बुलेंट फ्लो वाले जो लेयर हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। लिक्विड लेयर के फॉर्म में चलते हैं तो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर दो लेयर एक दूसरे को कट करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे फिक्स हो जानी है, निश्चित हो जा रही है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को, या टर्बुलेंट फ्लो में जो लिक्विड के लेयर्स हैं एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आया समझ में? अब इसके बाद की स्थिति पे बात करते हैं। इसके बाद का केस है जिसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बनाएंगे। इसमें ध्यान दीजिए, ये एक इस तरीके का ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है। ट्यूब का नाम हमने दे दिया है ए बी। यहाँ ए पोजीशन पे आपके ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है। और इस पॉइंट पे जब लिक्विड इंटर करेगा तो वेलोसिटी मान लेते हैं V1 है। तो V1 वेलोसिटी से ये फ्लो करेगा। तो आफ्टर सर्टेन टाइम डेल टी ये वाला लिक्विड जो यहाँ था वो कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ। कितना दूर पहुँचा? कितना दूर पहुँचा? V1 डेल टी। इसी तरीके से बी पॉइंट पे अगर आप कंसंट्रेट करें तो यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं A2 है। यहाँ जो लिक्विड जा रहे हैं उसकी वेलोसिटी V2 है। और आफ्टर टाइम डेल टी आपका यहाँ का लिक्विड कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ तक पहुँच जाएगा। कितना दूर पहुँचा? V2 डेल टी। मतलब यहाँ अगर आप ध्यान दें डेल टी टाइम में तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक केस बन गया है। और उसी तरीके से यहाँ के लिए भी है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, इसको लिखो आप। क्या लिखेंगे कि भाई हमने एक असंपीड्य अशांत तरल लिया है। अब बात करते हैं असंपीड्य और अशांत तरल के ऊपर। एक नया वर्ड हमने यूज कर लिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आइडियल फ्लूइड, आदर्श तरल।
वो तरल होता है जो असंपीड्य और अश्यान होते हैं। असंपीड्य कहने का मतलब इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल कहने का मतलब क्या होता है, अगर आप तरल को दबाएंगे, लिक्विड को अगर दबा देंगे तो उसके वॉल्यूम में यानी कि उसके आयतन में या घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा। और अश्यान कहने का मतलब, नॉन विस्कस कहने का मतलब क्या होता है कि लिक्विड में कोई श्यानता नहीं होती। तो उस टाइप के लिक्विड को यहां लिया है, किसमें, एक ट्यूब में। कैसा ट्यूब है ये, कैसा ट्यूब है ये, एक इस टाइप का ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। अब इस नली के ए वाले हिस्से का एरिया कितना, A1, वेलोसिटी कितना V1, और जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है, ρ1। और दूसरा अगर देखें तो बी भाग के लिए अगर बात करें तो वहां एरिया A2, वेलोसिटी V2 और डेंसिटी ρ2 है। क्लियर है, लिख लिया इतना। अब इसके बाद अगर हम बात करें द्रव्यमान की, यहां से जो लिक्विड जा रहा है उसका द्रव्यमान कितना होता है, मास कितना होता है, तो मास निकालने के लिए आप कहते हैं कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यहां से लेकर के यहां तक के एरिया का अगर वॉल्यूम निकालना है डेल्टी टाइम के लिए, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, A1, और ये लंबाई कितनी हो गई, V1 डेल्टी, तो वो आयतन हो जाएगा। क्षेत्रफल में अगर लंबाई को गुणा कर देंगे तो आयतन हो जाएगा। ये निकलता है द्रव्यमान। ये मास निकालने का फॉर्मूला हो गया। यहां पे अगर मास निकालेंगे तो कितना आएगा, A1 V1 डेल्टी ρ1, यहां पे कितना आएगा, A2 V2 डेल्टी ρ2। क्लियर है। अब चूंकि आपका लिक्विड कैसा है, नॉन विस्कस है, अश्यान है, तो जितना मास यहां से एंटर होगा, जितना मास इस लिक्विड से एंटर होगा उतना ही मास यहां से बाहर होगा। ये कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉर्मूला है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। भाई जितना पानी यहां से आया उतना का पूरा पानी यहां से बाहर निकल जाएगा। इस केस की अगर बात करें तो देखिए, डेल्टी समय में ए भाग में प्रवेश करने वाले तरल का द्रव्यमान कितना होगा, A1 V1 डेल्टी ρ1। क्लियर है, क्षेत्रफल, लंबाई और घनत्व। उसी तरीके से बी हिस्से के लिए अगर बात करें तो A2 V2 डेल्टी ρ2। अब अगर मास के कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाएं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करें, तो जितना लिक्विड नली में प्रवेश करेगा उतना का उतना बाहर भी निकलता है, मतलब M1 M2 के बराबर होगा। M1 की वैल्यू रख दीजिए, A1 V1 डेल्टी इंटू ρ1, A2 V2 डेल्टी इंटू ρ2। ध्यान रखना एक ही पानी है जो एंटर किया है, वही पानी बाहर निकला है, मतलब ρ1 और ρ2 अलग अलग नहीं है, एक ही लिक्विड का घनत्व है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, पक्का कट जाएंगे। डेल्टी भी इक्वल हुआ है, कट गया। अब बचा क्या, A1 V1 बराबर हो गया A2 V2 के, या AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप अपने ट्यूब का एरिया कम करेंगे, ट्यूब को अगर उसके मुंह को दबा देंगे तो पानी जो होता है ज्यादा वेग से बाहर निकलेगा, और अगर मुंह को फैला देंगे तो पानी कम वेग से बाहर निकलेगा। नहीं समझ में आया, जैसे वो गाड़ी वाड़ी को वॉश करवाने जाते हैं तो छर 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 पानी नहीं निकलता, उसका मुंह एकदम फाइन रहता है तो पानी तेजी से आता है, मिट्टी वगैरह सबको निकाल देता है। अब उसी ट्यूब को निकाल दीजिए, सामने जो लगा रहता है उसको खोल दीजिए, तो पानी में फोर्स कहाँ रहता है, वो तो फिर गमले में डालने का काम आ जाता है। हाँ, अगर आप उसके मुंह को दबाएंगे तो बहुत तेज आएगा और गमले का मिट्टी बाहर निकलने लगता है, मिट्टी को खोदने लगता है। क्या समझ में आया कि अगर किसी ट्यूब में पानी फ्लो कर रहा है तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसके वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होगा। ठीक, ठीक है। और कुछ पूछना है, और कुछ कहना है, ये आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है। एक चीज आपको ये भी समझ में आ गया, अगर a इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो वेग घटेगा, और अगर एरिया घटेगा तो वेग बढ़ेगा। ये हो गई बात कंटिन्यूटी इक्वेशन की।
एक सी क्रम में एक डिस्कशन और कर लेते हैं यहीं के यहीं। दूसरा डिस्कशन ये है कि अगर आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है। फ्लो कर रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी। और उसमें जो प्रेशर है, आपके लिक्विड में जो प्रेशर है उससे प्रेशर एनर्जी। मतलब आपके फ्लोइंग लिक्विड में तीन तरीके की एनर्जी है। पहली एनर्जी का नाम आपने कहा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब आपके लिक्विड के गति के कारण जो एनर्जी होगी, एनर्जी ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अब इसको अगर मैं बोलूं कि यूनिट मास के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मतलब इस फॉर्मूले में m को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले में अगर यूनिट मास का निकालना है तो m को डिवाइड किया, m और m कैंसिल हुआ, 1/2 v² आया। इसी तरीके से एक नया वर्ड आ गया। अगर आपके लिक्विड का गतिज ऊर्जा एकांक भार के लिए निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड पर यूनिट वेट, वेट मतलब mg, इसको नाम देते हैं हम लोग वेलोसिटी हेड, वेग शीर्ष कहते हैं। वेग शीर्ष किसको कहते हैं, एकांक भार की, एकांक भार के गतिज ऊर्जा को वेग शीर्ष कहा जाता है। द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। पर यूनिट वेट निकालेंगे मतलब क्या, वेट को डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 mv² में। ये जो फॉर्मूला है उसमें mg को डिवाइड किया तो आपके पास आ गया v²/2g। ये किसके लिए निकल गया, भार के लिए। देखिए पहले तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखा, यूनिट मास के लिए निकाला, m को डिवाइड किया, फिर आपने कहा यूनिट वेट के लिए निकालेंगे तो वेट के लिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा 1/2 v²/g, इसको हम लोग कहते हैं वेग शीर्ष, वेलोसिटी हेड। अगला है यूनिट वॉल्यूम के लिए अगर निकालें, एकांक आयतन के लिए निकाले, मतलब आप अपने इस फॉर्मूले में, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसमें v डिवाइड कर दीजिए तो m/v यानी कि डेंसिटी, द्रव्यमान बटे आयतन को तो डेंसिटी बोलते हैं ना, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ρv²। ये पहली ऊर्जा हो गई गतिज ऊर्जा। बस स्टेप ध्यान रखना, आपसे ये चीज बन जाएगा। स्टेप पूरा क्लियर होना चाहिए। अगला बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी की, और अब आप बताएंगे कि क्या क्या लिखना है। चलिए पहले क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या होगा। क्या होता है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी उसी को स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं mgh होता है। अगला क्या निकालेंगे जी, यूनिट मास के लिए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, m को डिवाइड करके, m और m अगर कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट मास पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। अगला क्या निकालेंगे, यूनिट वेट के लिए। यूनिट वेट में जो पोटेंशियल एनर्जी हो उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, या पोटेंशियल हेड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक नाम हो गया ग्रेविटेशनल हेड या फिर पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल हेड भी कहते हैं या ग्रेविटेशनल हेड बोलते हैं, यूनिट वेट में जो काइनेटिक एनर्जी हो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी हो उसको। तो यूनिट वेट के लिए mgh में mg को डिवाइड कर दीजिए, mg और mg कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, h आ जाएगा। अगला क्या निकालना पड़ेगा, मास के लिए हो गया, वेट के लिए हो गया, वॉल्यूम के लिए निकालिए। यूनिट वॉल्यूम के लिए अगर निकालें तो mgh/v होगा। तो m/v कहने का मतलब रो, क्या आ जाएगा, ρgh आ जाएगा। बोलिए समझ में आ गया, आएगा ना ρgh। mgh डिवाइडेड बाई v कहने का मतलब आपके पास ρgh है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगला है दाब के लिए, अगला है दाब ऊर्जा, और बिल्कुल यही स्टेप है। दाब ऊर्जा तो आपके लिक्विड के दाब के कारण जो ऊर्जा होगी उसे दाब ऊर्जा कहेंगे। वी वॉल्यूम में दाब ऊर्जा कितनी होगी, P इंटू वी। वी वॉल्यूम के लिए प्रेशर एनर्जी कितनी, P इंटू वी। यूनिट मास के लिए अगर निकालेंगे तो इस PV में m को डिवाइड कर दिए, V/m कहने का मतलब रो, सॉरी m/v कहने का मतलब रो, तो V/m कहने का मतलब 1/ρ, तो ये P/ρ आ जाएगा, ये P/ρ आ जाएगा। आया।
अगला यूनिट वेट के लिए अगर आप निकालते हैं तो उसको बोलते हैं दाब शीर्ष, प्रेशर हेड कहा जाता है इसको। दाब शीर्ष कहने का मतलब पीवी बाई एम जी, पीवी बाई एम जी। तो पीवी बाई एम जी कह देते हैं, तो वी बाई एम को 1/ρ कहेंगे, तो ये पी बाई रो जी हो जाएगा। अगला यूनिट वॉल्यूम के लिए अगर निकालेंगे तो पी वी डिवाइडेड बाई वी कर देंगे, तो ये वी कैंसिल, पी आ जाएगा। ये है आपके जो लिक्विड बह रहा है, जो तरल गतिशील है, उसमें ऊर्जाएं, बहते द्रव की ऊर्जा। और इसी को लेके बर्नौली ने एक प्रिंसिपल दिया था, खैर अभी तो सिलेबस में नहीं है वो। बर्नौली कहते थे कि किसी भी गतिशील द्रव की कुल ऊर्जा नियत होती है। नियत होती है कहने का मतलब गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है और दाब ऊर्जा है, इनका जो टोटल योग होगा, इनका सम होता है, वो कांस्टेंट रहता है। इसको आपने पढ़ा है 11th में।